हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का जो हम लोग कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन पढ़ रहे थे, यानी कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न, इसका हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हम लोगों को पढ़ना था कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। तो हमने अब इसमें जान लिया था कि अंतरावस्था और इम्प्रावस्था यानी इंटरफेज और माइटोसिस फेज क्या होते हैं। हमें अंतरावस्था को जो 3 प्रावस्थाओं में डिवाइड किया गया था, विभाजित किया गया था, यहाँ से पढ़ना है। जिसमें एक था पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था यानी कि जीवन फेज, फिर था संश्लेषण परावस्था यानी एस फेज, फिर था पूर्व सूत्री विभाजन अंतराल काल प्रावस्था यानी G2 फेज। तो आइए अब हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या होता है ये सेल साइकिल, क्या होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है। ये हम आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे चुके हैं पहले। पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था यानी जीवन फेज समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। यानी समसूत्री विभाजन और उसके बाद डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है उसके बीच का जो इंटरवल होता है, अंतराल होता है, उसको वो प्रदर्शित करता है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है और लगातार वृद्धि करती रहती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। यानी कि क्या होता है कि उपापचय क्रियाएं इसमें होती रहती है और ये लगातार वृद्धि करते रहते हैं, अपने साइज को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन इसके डीएनए में कोई चेंज नहीं आता। फिर एस फेज यानी संश्लेषण फेज। तो इसमें क्या होता है, संश्लेषण परावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण उसकी प्रतिकृति होती है। फिर डीएनए का निर्माण होता है इसमें, इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है। फिर डीएनए जो होता है वो 2 हो जाता है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से चिन्हित किया जाए तो ये बढ़कर 4C हो जाती है, क्योंकि इसके बाद जो डिवीजन होना होता है तो उसमें पूरा अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि आधी चीज़ें एक सेल में आ जाती हैं, आधी चीज़ें दूसरी सेल में आ जाती है। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती है। तो इसमें क्या होता है कि उसमें वो दोनों डीएनए हो या कुछ भी हो तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो 2C से बढ़ के क्या हो जाता है 4C। यानी एक माना गया है कि 2C से अगर 2 है तो 4, 4 है तो 8, ऐसे डबल हो जाएगा। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, बस ये मात्रा इसकी बढ़ जाती है। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है यानी कि 2n है तो ऐसा नहीं 4n हो जाएगा। तो इस प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है जो जीवन अवस्था में भी, अर्थात 2n होगी। यानी कि हम लोग ये मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है तो वो उतने ही रहेंगे, नंबर में नहीं ऐसा है कि नंबर में बढ़ के ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। नंबर में उतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम 46 का दुगना कर दें कहते 92 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए जो होता है क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। प्राणी कोशिका में इस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होने लगता है, यानी प्रोटीन बनने लगता है। फिर प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन्हें विभाजन नहीं करना होता, यानी कि हृदय की कोशिका होती हैं। तो अगर हृदय में कोई इंजरी हो जाती है, हार्ट की कोई जो सेल होती है, कोई कोशिका होती है, वो डैमेज हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती है, वो वैसे ही रहती है, क्योंकि उसमें डिवीजन जो हार्ट की मसल होती है, जो हार्ट की जो कोशिका होती है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता। मतलब बहुत होता है, बहुत रेयरली कभी डिवीजन हुआ तो वो ऐसा होता नहीं है। प्रौढ़ कोशिकाओं में जैसे हृदय कोशिका और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती हैं। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे चलकर विभाजित नहीं होती, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था G0 फेज कहते हैं। इस अवस्था में कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, लेकिन वे विभाजित नहीं होती। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। यानी कि जीवन फेज, उसके बाद एस फेज, फिर G2 फेज ऐसे पड़ता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं G0 फेज में चली जाती हैं जहां पर उसको डिवीजन नहीं होना होता। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है जहां हैप्लॉइड अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियां। क्या होता है कि जो द्विगुणित कायिक कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में केवल ये सूत्री विभाजन होता है, लेकिन कहीं कहीं पे
हैप्लॉइड है, सिंगल नंबर है, तभी भी जैसे हम लोग हैप्लॉइड को n से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, और डिप्लॉइड को 2n से। तो अगर हैप्लॉइड n ही नंबर है तो भी समसूत्री विभाजन होगा, जैसे नर मधुमक्खियां। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं सूत्री विभाजन अवस्था में, एम्परावस्था में। ये कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है, यानी कोशिका के जितने भी घटक है दोबारा पुनर्गठन होता है। जनन व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे समविभाजन कहते हैं, यानी कि जितने गुणसूत्र जनक में होंगे उतने ही कोशिका में भी होते हैं, इसलिए इसे समविभाजन कहते हैं। यानी कि अगर 46 गुणसूत्र हैं जनक में, तो संतति कोशिका जो होगी उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे, इसलिए इसे समविभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कैरियोकाइनेसिस, यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रगतिशील है, इसे होती रहती है, और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। यानी ऐसा नहीं कि एक अवस्था से निकल रहा है दूसरी अवस्था में जा रहा है, लगातार होती रहती है। तो डिवीजन ये ऐसे एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से बताना, यहाँ से खत्म है, यहाँ से शुरू है अगला फेज, ऐसा बताना मुश्किल है, क्योंकि कंटिन्यू होती रहती है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, जिसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज कहते हैं। तो अब पूर्वावस्था क्या है? सबसे पहले शुरुआती अवस्था। अंतरावस्था की S व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस क्या होते हैं। तो अंतरावस्था की S व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था जो है वो कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। S व G2 अवस्था में DNA के नए सूत्र तो बन जाते हैं, लेकिन आपस में गुंथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। गुणसूत्री पदार्थ के संघनन का प्रारंभ भी पूर्वावस्था की पहचान है। यानी कि क्या होता है कि इसमें डीएनए के नए सूत्र तो बनते हैं, लेकिन वो आपस में गुंथे होते हैं, इसलिए स्पष्ट नहीं होते हैं। गुणसूत्री संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्री द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। जो तारक काय और तारक केंद्र होता है, जिसकी अंतरावस्था की S प्रावस्था के दौरान द्विगुणन हुआ था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि S प्रावस्था में क्या हुआ था कि द्विगुणन हो गया था। तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मान लिया ये कोशिका है, ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे, इसके मान लीजिए ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, इस पे डीएनए इधर है ऐसे ऐसे, तो अब ये अलग अलग तरफ जाने लगते हैं, ऐसे दोनों अलग अलग पोल पे जाने लगेंगे। अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की तरफ चलना प्रारंभ कर देखिए, प्रारंभिक पूर्वावस्था है यहाँ पे, ये देखिए सब गुणसूत्र है। अभी धीरे धीरे अलग अलग, एक कुछ इस तरफ आ जाएंगे, कुछ इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इनको डिवाइड होना है, अलग अलग होना है। पूर्वावस्था के पूर्ण होने से के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी निम्न विशेषता है। देखिए क्या क्या विशेषता है। गुणसूत्री द्रव संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है, यानी गुणसूत्र का जो द्रव्य होता है वो ठोस बन जाता है। गुणसूत्र जो 2 अर्ध गुणसूत्री से बना होता है, जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। ऐसे गुणसूत्र है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, ये जो है सेंट्रोमियर है। अंतरावस्था के दौरान जिस तारक काय का द्विगुण हुआ है वो कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। अभी हमने पढ़ा, प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिकाओं को विकृत करता है, जिसे तारक ईस्टर कहते हैं। हमने तारक काय के बारे में पढ़ा था डिटेल में। तो यही तारक काय क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है तो उसमें गाल्जी काय, अंतर्द्रवी जालिका, केंद्रक आवरण नहीं दिखाई देता। अब है हमारा मध्यावस्था। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के बाद समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। द्वितीय अवस्था है मध्यावस्था। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका का जो कोशिका द्रव होता है उसमें फैल जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हम लोग स्पष्ट ही दिखाई देंगे। तो इसमें गुणसूत्र की आकृति का जो अध्ययन होता है बहुत ही इजिली किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस अवस्था में हम लोग गुणसूत्र को इजिली देख सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे मध्यावस्था में। मध्यावस्था गुणसूत्र 2 संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना है, जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। देखिए इसे फिगर 10.2 में दिया हुआ है। गुणसूत्र की सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। देखिए जुड़े हुए हैं, बीच में सेंटर में जो गुणसूत्र से जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र अपने ध्रुव से
तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे ये जो गुणसूत्र सेंटर में है, तो इसका एक एक भाग जो है वो देखिए इधर से जुड़ा हुआ है, ऐसे ये देखिए सब जुड़ा हुआ है, एक एक पार्ट इसका। जब ये अलग होगा तो आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा। ये वही इसका संतति अर्धगुणसूत्र तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव पर जुड़ा हुआ है। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं, यानी जो सेंट्रल लाइन में जो जुड़ रहे हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहेंगे। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नवत है। तर्क तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं, अभी हमने देखा। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तंक तंतु द्वारा जुड़ जाते हैं, अभी हमने देख लिया ये भी। अब है पश्चावस्था। हम लोग देखेंगे पश्चावस्था क्या है। पश्चावस्था में प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए गए प्रत्येक गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। देखिए यहाँ पे ये बीच में जुड़ा हुआ था, अब ये देखिए अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया, ये ऊपर चला गया, इधर ये नीचे आ गया। ये इन्हें अंतति संतति अर्धगुणसूत्र कहते हैं। अब देखिए डिवाइड हो गया तो इन्हें संतति अर्धगुणसूत्र कहेंगे, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है, जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आ जाती हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, यानी कि क्या होता है, ये अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि डिवाइड हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर अर्ध गुणसूत्र जो है वो चले जाते हैं। अब है अंत्यावस्था, यानी लास्ट जो एकदम है। सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए थे असंघनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता। अब ये गुणसूत्र दिखाई नहीं देता, ये वह अर्ध गुणसूत्र द्रव दोनों ध्रुवों की ओर एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब इसमें मेनली क्या होता है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान अलग हो जाती है, यानी कि जो इनका एक आइडेंटिटी थी वो खो जाती है। गुणसूत्र के समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। देखिए दूसरा न्यूक्लियस बन गया, केंद्रिका बन गई, गोल्जी काय व अंतद्रव्य जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। यानी कि देखिए अब ये पूरी तरह तैयार है, बस इसमें जो साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य है सिर्फ वही एक है, बाकी दो केंद्रक भी हमें बन गए। अब इसके बाद होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस। हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पूरी तरह से न्यूक्लियस का विभाजन था। अब यह है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन है। अब कोशिका तो एक ही है और कोशिका द्रव्य भी एक ही है, अब उसमें विभाजन कैसे होगा। सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथक्करण होता है, जिसे केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से प्रारंभ होता है। एक खांचा बन जाता है ऐसे, ये ऐसे खांचा बन जाता है। खांचों के लगातार गहरा होने से अंत में केंद्रक आपस में मिल जाता है, ऐसे से करके गहरा होता चला जाता है। और उसके यद्यपि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है, अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति के निर्माण एक साधारण पूर्वगामी संरचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। हम लोग इसके आगे जो है कि कैसे ये कोशिका का विभाजन हुआ, इसके न्यूक्लियस का ये हमने पढ़ लिया। अब इस सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या है ये हम लोग अपनी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।